नितिन सर से। तो बस बेटे अब तो बात को यहीं पे चालू करके यहीं ख़त्म कर देना चाहिए मेरे को तो अब, ठीक है। तो कभी बेटे आपने सुना होगा प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में दो कैटेगरी बांटते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। कभी सुना है बेटे? एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। सुना है कि नहीं सुना? जल्दी जल्दी हाँ या नहीं बोलते रहो बीच बीच में, ठीक है ना? हाँ सर सुना है। तो यहां पर ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है अकाउंटिंग के अंदर इसी नॉर्मल प्रॉफिट के अलग अलग नाम रख दिए गए, ठीक है ना? अकाउंटिंग के अंदर इसी नॉर्मल प्रॉफिट के अलग अलग नाम रख दिए गए। अकाउंटिंग के अंदर जब मेनली हम कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ते हैं या इंटरमीडिएट के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ब्रांच अकाउंट, या एक और चैप्टर पढ़ेंगे आप जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट अकाउंट। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है अकाउंटिंग के अंदर हम इस नॉर्मल प्रॉफिट को लोडिंग के नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। किस नाम से पुकारते हैं इसको हम लोग? लोडिंग के नाम से, ठीक है ना? अब लोडिंग के अलावा जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जाता है उसे कहा जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। तो अक्सर बेटे जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं वो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आपको अकाउंटिंग के अंदर भी रिपीट होते हुए मिलेंगे, ठीक। ओके सर, डन। तो वही कंसेप्ट अगर मैं यहां पर कंसाइनमेंट के साथ में एप्लीकेबल करूं तो अक्सर ये होता है कि जो कंसाइनर होता है, कंसाइनर अपने कॉस्ट में जो भी एक नॉर्मल प्रॉफिट उसे कमाना होता है, जो भी मिनिमम नॉर्मल प्रॉफिट उसे चाहिए ही चाहिए, उतना नॉर्मल प्रॉफिट वो अपनी कॉस्ट में ऐड कर देता है और इस नॉर्मल प्रॉफिट को यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर लोडिंग के नाम से पुकारा जाएगा। किस नाम से पुकारा जाएगा? लोडिंग के नाम से पुकारा जाएगा। तो आपने कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट या लोडिंग को ऐड कर दिया तो अब जो प्राइस बनती है उसे कहते हैं हम लोग इनवॉइस प्राइस। सर इसको इनवॉइस प्राइस क्यों कहते हैं? इनवॉइस प्राइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहले भी मैंने समझाया था, ये है बेटे आपका कंसाइनर। कंसाइनर जब कभी कंसाइनी को गुड्स भिजवाएगा तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भिजवाते समय हमेशा एक प्रोफार्मा इनवॉइस भिजवाता है। याद है बेटे एक वर्ड मैंने बताया था, प्रोफार्मा इनवॉइस। तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट या लोडिंग ऐड करने के बाद जो आपका प्राइस बनता है इसी प्राइस को आप अपने प्रोफार्मा इनवॉइस में रिकॉर्ड करते हैं। द सेम प्राइस विल बी रिकॉर्डेड इन प्रोफार्मा इनवॉइस, इसीलिए इसे बेटे इनवॉइस प्राइस कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये इनवॉइस प्राइस निकालने का मतलब एक ही होता है कि आप कंसाइनी को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई कंसाइनी, आप जो भी गुड्स बेचोगे उसे कम से कम इस प्राइस पे तो बेचना ही पड़ेगा, इससे कम पे आप गुड्स को नहीं बेचोगे। तो ये जो इनवॉइस प्राइस है ये होता है बेटे मिनिमम प्राइस। हम बेटे कंसाइनी को बताते हैं कि मिनिमम इतना प्राइस तो आपको अपने कस्टमर से चार्ज करना ही करना है, इससे कम प्राइस आप अपने कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, इसलिए इसे बेटे मिनिमम प्राइस पुकार लिया जाता है। सर मान लो हमारे मन में अभी अभी एक डाउट आया। मैंने कहा क्या डाउट आया बेटे? सर मान लो कंसाइनी के लिए, कंसाइनर के लिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। मैंने कहा ठीक। कंसाइनर ने कहा कि मुझे मिनिमम 20 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए और इसने 120 रुपीज़ का बना दिया इनवॉइस प्राइस, लेकिन हमारे कंसाइनर को ये प्रोडक्ट 150 रुपए में बेचने का मौका मिलता है। हाँ, जैसे दुकान वाले बोलते ना कि भैया इतने की तो हमारी खरीदी है, तो बस बेटे ये जो इनवॉइस प्राइस है ना इसी को कह देती कि भैया इतने रुपए की तो हमारी खरीदी है, जबकि वो इतने रुपए की खरीदी होती नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ, तो सर अगर मान लो कभी कंसाइनी को इस प्राइस को कंसाइनी को इस प्रोडक्ट को 150 रुपए में बेचने का मौका मिल गया, तब तो सर कंसाइनी यहां पर 30 रुपए और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। नहीं लग रहा बेटे? हम 20 रुपीज का प्रॉफिट इसके अंदर पहले ही ऐड कर चुके हैं। हम इसके अंदर 20 रुपीज का प्रॉफिट पहले ही ऐड कर चुके हैं। 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करने के बाद कंसाइनी 30 रुपीज और प्लस कर रहा है। हाँ जी सर। हाँ ठीक ठीक, बस 10 मिनट में कॉल करता हूँ सर। जी सर, क्लास खत्म करके लगाता हूँ सर। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर सर कंसाइनी तो 30 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। बेटे कंसाइनी नहीं कमा रहा है,
अगर कंसाइनी ने कभी अगर इस प्रोडक्ट को 150 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस अगर 150 रुपीज की आ गई, तो ऐसी कंडीशन में 30 रुपीज और प्लस हो जाते हैं। अब 30 रुपीज यहां पे प्लस हो गए, तो ये 30 रुपीज किसका प्रॉफिट है? ये कंसाइनर का प्रॉफिट है, ये कंसाइनर का प्रॉफिट है या ये कंसाइनी का प्रॉफिट है? मैं सिंपल से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। कंसाइनर ने 100 रुपए का गुड्स बनाया, 20 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट ऐड किया, इनवॉइस प्राइस 120 रुपीज की आ गई, कंसाइनी ने इसे 150 रुपए में बेच दिया। तो ये जो 30 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसी एक्स्ट्रा प्राइस को हम लोग कहते हैं कई बार एबनॉर्मल प्रॉफिट, कई बार इसी को हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट, या कई बार इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग? एक्सेस प्रॉफिट। हाँ, सबका जवाब एकदम सही नहीं बेटे प्रशांत। भले ही कंसाइनी इसको 150 में बेचे, लेकिन क्या कंसाइनी इस गुड्स का मालिक था? नो सर। अब जब कंसाइनी इस गुड्स का मालिक था ही नहीं, तो ये 30 रुपए का प्रॉफिट कंसाइनी का कैसे हो सकता है? ये 30 रुपीज का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये भी कंसाइनर को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जब भी कहा जाए इनवॉइस्ड एट रुपीज, यानी ये इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है? 2000 रुपीज की है। और अगर मैं सारी चीजें यहां से हटा दूं और अपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को लेने चलूं, तो हमारे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या कहती है? अब ध्यान से सुने। हमारे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कहती है कि भैया कमीशन, हाँ बेटे कमीशन मिलेगा, वो सब बात की बात है, उस पर हम बाद में जाएंगे सुशील, पहले मुद्दे की बात पे आओ। हमारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कहती है कि हमारे कंसाइनमेंट में गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी 1500 रुपीज, लेकिन इसे बेटे कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस बनाकर भेजा और इनवॉइस प्राइस कितनी आई? 2000। तो बताओ बेटे लोडिंग कितनी इंक्लूडेड है? बताओ बेटे लोडिंग कितनी इंक्लूडेड है? सर इसके अंदर हमारी लोडिंग इंक्लूडेड है 500 रुपए की। सर एक बात बताओ, इसमें लोडिंग ऐड करें या ना करें? जब पूरा का पूरा प्रॉफिट ही कंसाइनर का है, तो इसमें लोडिंग ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजने के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एक मिनट के लिए सोचो। अभी तो फिलहाल हमने हमारे क्वेश्चन को लिया है, अगर मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लूं, मैं कहूं कि कोई एक कंसाइनर है, ये गुड्स को खरीदता है 20 रुपए में, और ये बेटे गुड्स के और इस गुड्स को अपने कंसाइनी को भिजवाता है, यानी इसकी इनवॉइस प्राइस है 100 रुपए की। तो बताओ कितना लोडिंग ऐड किया उसने? बताओ ना बेटे। 20 रुपए का सामान खरीदा और कंसाइनी से कहा कि कम से कम 100 रुपए में बेचना, तो बताओ उसने लोडिंग कितनी ऐड करी? सर इसने लोडिंग ऐड करी 80 रुपीज की। ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये है बिजनेस करने लायक? 20 रुपए लगाओ और एक ही झटके में 20 के 100 बनाओ। और अगर कंसाइनी को पता चल गया कि कंसाइनर 20 रुपए का सामान मुझे 100 रुपए में भिजवाता है, और मैं उसके 100 रुपए के सामान को मार्केट में 100 रुपए में बेचता हूं, तब भी कंसाइनी पर यूनिट 80 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है कंसाइनर, तो क्या कंसाइनी के मन में लालच नहीं आएगा? कंसाइनी ये नहीं सोचेगा कि यार कंसाइनर से कौन गुड्स ले, अब एक काम करते हैं, जहां पर 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिलता होगा वहीं से मैं खरीद लेता हूं और इसी सामान को मैं ही 100 रुपए में बेच देता हूं। तो कंसाइनी को क्यों मैं कंसाइनर को क्यों मैं हर एक यूनिट के 80 रुपए कमा के दूं, और क्यों ना हर एक यूनिट के 80 रुपए का प्रॉफिट मैं खुद ही रख लूं? तो प्रॉब्लम यहां पर यह होती है। इसलिए कोई भी कंसाइनर कंसाइनी को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स बताना ही नहीं चाहता। कभी लक्स कंपनी वाले ये कोशिश नहीं करेंगे कि उनके रिटेलर को ये पता चले कि लक्स का एक साबुन बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। कभी थम्स अप बनाने वाले या कोको कोला बनाने वाले या पेप्सी बनाने वाले ये नहीं चाहते कि उनके रिटेलर को ये पता चले कि थम्स अप की एक बोतल बनाने में या पेप्सी की एक बोतल बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। क्योंकि जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना, कभी भी बेटे, हाँ बेटे, कभी भी कोई भी आदमी, बेटे आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मेड इन चाइना का सामान क्यों बिकता है? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मेड इन चाइना का सामान इसलिए बिकता है क्योंकि उसके अंदर 500% का प्रॉफिट मार्जिन है।
500% का प्रॉफिट मार्जिन का मतलब बेटे वो मार्केट से सामान, बेटे चाइना से सामान करते हैं 20 रुपए में इंपोर्ट, और पता है बेटे आपको कितने बेचा जाता है वही सामान? 100 रुपए में बेचा जाता है। सर ऐसा कौन सा सामान है जो चाइना से इंपोर्ट किया 20 रुपए में और 100 रुपीज में बेच रहे हैं? अभी अभी दिवाली गई है, दिवाली में सभी ने अपने घरों में वो जो होती है ना इलेक्ट्रिक लाइटिंग, वो जो होता है छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं, एलईडी बल्ब लगे हुए होते हैं और उसकी अपन ऐसे लाइटिंग बनाते हैं। हाँ, भीग भीग कर लाइट, हाँ मतलब वही जलबुझ वाली जो लाइट होती है ना, हाँ वही फटाके लाइटिंग जो भी होती होगी, मतलब जो लाइटिंग लगाते हैं ना अपने घरों के अंदर, उसका ये एक्चुअल रेट है। चाइना से उसको अगर इंडिया में इंपोर्ट किया जाए तो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद अपने ट्रांसपोर्टेशन के, फ्रेट के, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारे खर्चे ऐड करने के बाद भी उसकी कॉस्ट पर यूनिट आती है 20 रुपीज। और बेटे रिटेलर उसको बेचता है कितने में? 100 रुपीज में बेचता है। अब एक बात बताओ, अगर आज मुझे पता चल जाए चाइना का कनेक्शन क्या है, कहां से चाइना का कनेक्शन निकलेगा और कहां से 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एलईडी लाइट मुझे मिलेगी जो दिवाली के समय लोग घरों के आगे सजाने के लिए लगाते हैं, तो बेटे मैं कल क्या करूंगा? बेटे मैं भी दिवाली के समय बेटे 15-20 दिन के लिए अपनी कोचिंग क्लास बंद कर दिया करूंगा। दिवाली के समय बेटे कोचिंग क्लास 15-20 दिन के लिए बंद कर दी, चाइना वाले से ऑर्डर किया, इलेक्ट्रिक लाइट 20-20 रुपए में बुलाई और अपन भी दुकान खोल के बैठ जाएंगे 1 महीने के लिए। 20 रुपए की लाइट 100 में बेचनी है कि नहीं? तो बेटे बढ़िया, चाइना वालों से 1 लाख रुपए का सामान बुलाने का 5 लाख रुपए में बेचने का। 1 महीने के अंदर अगर मान लो मैंने 1 लाख का सामान को 5 लाख में बेच दिया, तब भी तो 4 लाख का प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? कौन सा बुरा धंधा है बॉस, है कि नहीं? आगे चलते हैं बेटे, इतना सस्ता है नहीं, एक्चुअली प्राइस उसका यही है, हम लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हम लोगों को इस तरीके से चूना लगाया जाता है। आगे चलें? यस सर, आगे चलते हैं। ठीक है सर, आगे चलो। सर फिर इंडियन का सामान क्यों नहीं परचेस करते? बेटे इंडियन का सामान इसलिए नहीं परचेस करते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को इंडिया के अंदर आप बनाने जाओगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होती है। जैसे जो मैं आपको लाइटिंग की बात कर रहा हूं, अगर यही लाइटिंग इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जाए तो इसी लाइटिंग की इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है 80 रुपीज और 85 रुपीज की। इतना डिफरेंस है इंडिया और चाइना में। चाइना वाले जिस इलेक्ट्रिक लाइटिंग को 10 रुपए में बनाकर 20 रुपए में बेच देते हैं, 12 रुपए 15 रुपए में बेच देते हैं, बेटे इंडिया वाले उसी सामान को, उसी इलेक्ट्रिक लाइटिंग को अगर इंडिया में बनाने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम गिरी से गिरी हालत में 50 से 60 रुपए आती है। ठीक है, और क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, इसीलिए बेटे आप चाहो या ना चाहो, आप अभी फिलहाल अगले 10 से 15 साल के लिए चाइना वालों को बीट नहीं कर सकते। और ये सारी बातें बेटे आपने, जहां तक मुझे समझ है, आपने सारी बातें बेटे BCK के अंदर यानी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर पढ़ रखी हैं। ठीक है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। और अगर इसके पीछे के कारण जानने हैं तो जिसने बेटे आपको BCK पढ़ाया होगा, एक बार बेटे आप उनसे दोबारा संपर्क करें और उनसे पूछें कि सर इसके पीछे का कारण क्या है। मैं अपने अकाउंट के ऊपर दोबारा फोकस करता हूं। ओके सर, तो ऐसी कंडीशन में आपने प्रोफार्मा इनवॉइस पे अब क्या लिख दिया? इनवॉइस प्राइस लिख दी। अब प्रोफार्मा इनवॉइस पे अगर आपने इनवॉइस प्राइस लिख दी है, तब ऐसी कंडीशन में अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है कि अब आपकी जो भी अकाउंटिंग होगी वो आपकी इनवॉइस प्राइस पे होगी। अब कॉस्ट प्राइस पे आपकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। अभी तक हमने जितने भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए, उन सारे कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने अकाउंटिंग कॉस्ट प्राइस पे करी थी। अब जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा उसमें जो अकाउंटिंग होगी वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं होगी, वो आपके इनवॉइस प्राइस पे होगी। इतनी देर से मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूं, उस कहानी का आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट ऑन इनवॉइस प्राइस बेसिस, नॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस बेसिस। ठीक है बेटे, कहानी समझ में आई? सिर्फ एक लाइन समझाने के लिए सर आपने इकोनॉमिक्स का डायग्राम बता दिया, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का कंसेप्ट बता दिया। सर क्या इतना सब लंबा चौड़ा बोलना ज़रूरी था? हाँ बेटे, बोलना ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं बोलता तो फिर जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता, आप सभी लोग कहते कि सर जब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन क्यों नहीं कर देते, इनवॉइस प्राइस का झमेला क्यों पाल लिया आपने। फिर आपके मन में 10 तरीके के सवाल आना शुरू हो जाते। इसलिए उन सवालों को मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया। समझ में आ गई बात?
यस सर, समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। सर इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बदलेगा? नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा, बस अब जो अकाउंटिंग होगी वो अकाउंटिंग आपकी इनवॉइस प्राइस पे होगी। सर मतलब एंट्री वेंट्री सब सेम रहेगी? एंट्री वेंट्री कैलकुलेशन वैल्कुलेशन सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस बेटे पूरी अकाउंटिंग कॉस्ट प्राइस की जगह इनवॉइस प्राइस पे होगी, बस इतना सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ बस आगे चले? यस सर आगे चलो, ठीक है। नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ द न्यू दिल्ली कंसाइंड 100 शूज ऑफ एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग ₹1500 ईच, इनवॉइस्ड एट ₹2000 ईच। तो आपने बेटे अब एंट्री बनानी है इसके लिए, बताओ बेटे इस ट्रांजैक्शन के लिए एंट्री क्या बनेगी? अरे सर ये है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसके लिए एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज कितना? बताओ बेटे, बाय रुपीज 100 इंटू 2000 इज इक्वल टू 2 लाख करना है, या 100 इंटू 1500 इज इक्वल टू 1,50,000 करना है। पहली एंट्री मैंने आपको बता दी बेटे, पहली एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और अमाउंट मुझे चाहिए बेटे 1,50,000 लिखूं या 2 लाख? सबका आंसर एकदम सही आया सर। अब तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो भी होगी वो तो सारी की सारी सर अब इनवॉइस प्राइस पे होगी, अब कॉस्ट प्राइस पे नहीं होगी। ओके सर डन। तो लो बेटे पहली एंट्री भी मिल गई आपको। क्या बनाना है सर? ये कह रहे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, कंसाइनी का अकाउंट बनाओ और रिलेटेड वर्किंग नोट भी करके बताओ। ओके सर, कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2 लाख एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2 लाख। अरे सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट तो मांगा ही नहीं बेटे, नहीं मांगा है फिर भी बनाऊंगा मैं। अरे सर ये फालतू के काम मत करो आप, नहीं नहीं नहीं, कुछ बातें समझनी है, इसीलिए सेवा भाव से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी यहां पर मैं बनाऊंगा। सर क्या हमें भी बनाना है? बनाना चाहो तो बना सकते हो बेटे। हाँ तो सर लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है ना बेटे, एग्जाम में मत बनाना, अभी कोई बात समझानी है इसलिए बना रहा हूं। तो बताओ बेटे एंट्री क्या बनी? सर एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2 लाख एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2 लाख। ओके, और सर इसका डेबिट इफेक्ट हमने डाला है कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो यहां पे लिखा जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। इतना ठीक, हाँ या ना? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर यहां तक समझ में नहीं आया होगा तो इसके बाद का अब मैं जो कंसेप्ट समझाने वाला हूं वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आ गया? बिल्कुल आ गया सर, आगे चलो। अब बताओ ये जो 2 लाख रुपीज आपने डेबिट किए हैं, ये 2 लाख रुपीज कॉस्ट प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है? बाकी सबको हटा देता हूं, ये लो बेटे बताओ ये 2 लाख रुपीज कॉस्ट प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है? जल्दी लिख के बताओ बेटे, लिख के बताओगे तो मजा है। सर ये इनवॉइस प्राइस है, ये है सर हमारी इनवॉइस प्राइस। अगर इनवॉइस प्राइस है तो क्या इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है? हाँ बेटे सबका जवाब एकदम सही कि सर ये इनवॉइस प्राइस है। और अगर ये इनवॉइस प्राइस है तो क्या इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है? यस सर इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। मैंने कहा वेरी गुड। अब इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, और एक बात बताओ आप अकाउंट कौन सा बना रहे हो? बताओ ना बेटे आप अकाउंट कौन सा बना रहे हो? बोलो बेटे बोलो। सर हम बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? सर पूरे सवाल हम ही से पूछोगे कि आप भी कुछ बताओगे? अबे तुम्हें जितना मालूम है वो तो बताओ पहले। हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? सर कंसाइनमेंट अकाउंट है हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट। मैंने कहा वेरी गुड। तो क्या बेटे ऐसा? अब बेटे ध्यान से, अब लिखना बंद, टाइप करना बंद, सब कुछ बंद। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप कह रहे हो कि सर हम बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपको अपने एक्सपेंसेस डेबिट करना चाहिए। आपने तो बेटे प्रॉफिट भी डेबिट करवा दिया। नहीं लग रहा बेटे? अब सोच के देखो, कंट्रोवर्सी दिखी? बोलो ना बेटे हाँ या ना, कंट्रोवर्सी दिखी या नहीं दिखी?
बेटे आप बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या सर, ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, और अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसमें आपको अपने एक्सपेंसेस डेबिट करना चाहिए, लेकिन आपने तो इनवॉइस प्राइस डेबिट कर दी। इनवॉइस प्राइस डेबिट करने का मतलब ये है कि भैया इस गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी 1,50,000, इसके अंदर आपने लोडिंग ऐड कर दी, कितने की, 50,000 की लोडिंग ऐड करी, तब जाके टोटल कितना आया, 2 लाख रुपीज, और ये 2 लाख को आपने यहां पर डेबिट करवा दिया। गलती दिख रही है सर? ये बात सिर्फ कंसाइनर को पता है ना? हाँ बात तो सही है, ये बात तो कंसाइनर को पता है बस, लेकिन एक बात बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बना रहा है? कंसाइनर बना रहा है कि कंसाइनी बना रहा है? बताओ ना बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बना रहा है, कंसाइनर की कंसाइनी? अरे ये तो बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बना रहा है? कंसाइनर बना रहा है। तो बेटे एक बात बताओ, इसमें कितने रुपए की लोडिंग इंक्लूडेड है ये कंसाइनर को पता है, और कंसाइनमेंट अकाउंट भी कंसाइनर खुद बना रहा है, तो क्या बेटे उसको यहां पर लोडिंग को डेबिट करना चाहिए? क्या बेटे इसे लोडिंग को डेबिट करना चाहिए, प्रॉफिट को डेबिट करना चाहिए? नहीं सर, लेकिन क्या करे जब यहां पर जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना है, जो आपका बेटे क्या बना है, जो आपका प्रोफार्मा इनवॉइस बना है, प्रोफार्मा इनवॉइस पे कौन सी वैल्यू लिखी है सर? उस पे तो इनवॉइस प्राइस लिखा है, और अगर प्रोफार्मा इनवॉइस पे इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है तब आपकी मजबूरी है कि आपको यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में इनवॉइस प्राइस को ही डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन सर इसके अंदर 50,000 की लोडिंग भी डेबिट हो गई, तो मैंने कहा 50,000 रुपए से ज्यादा डेबिट हो गया ना कंसाइनमेंट अकाउंट? हाँ सर 50,000 रुपए से कंसाइनमेंट अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया। तो मैंने कहा एक काम करो, जितने रुपए की लोडिंग है उसको रिवर्स करा दो। क्या करना है? जितने रुपए की लोडिंग है उसको रिवर्स करा दो। हाँ वही तो कर रहा हूं बेटे वैभव, रुको तो। हाँ आ गई बात समझ में? तो बेटे आपने 2 लाख रुपीज से अपने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करवाया, इसके अंदर 50,000 की लोडिंग थी, तो इस लोडिंग को आपने रिवर्स करवा दिया। इसको कहते हैं बेटे लोडिंग रिवर्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ये जो आपने 50,000 को क्रेडिट करवाया है इसे कहा जाता है लोडिंग रिवर्स। इतना क्लियर? यस सर। तो बताओ बेटे लोडिंग को रिवर्स करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? अगर आपने गुड्स को कंसाइनमेंट पे भिजवाया और एंट्री बनाई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसमें अगर लोडिंग इंक्लूडेड है तो आपको लोडिंग भी रिवर्स करनी पड़ेगी। और लोडिंग को रिवर्स करने के लिए एंट्री क्या करोगे सर? लोडिंग को रिवर्स करने के लिए जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था उसकी रिवर्सल एंट्री कर दो। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री क्या थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो लोडिंग को रिवर्स करने के लिए क्या करना है सर? कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट क्या किया था सर? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो लोडिंग को रिवर्स करने के लिए क्या करोगे सर? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करने का। तो इसका डेबिट इफेक्ट किधर आएगा सर? डेबिट इफेक्ट आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट पे, और यहां पे क्या लिखोगे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये हो गई बेटे आपकी लोडिंग रिवर्स। बात समझ में आ गई बेटे? हाँ या ना? तो अब जब जब बेटे आप गुड्स के ट्रांजैक्शन को अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उस पे लोडिंग इंक्लूडेड होगी, ये बात तो पक्की है, लेकिन आपको साइड बाय साइड लोडिंग को रिवर्स भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? जहां जहां आपने गुड्स अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया और अगर उसके अंदर लोडिंग इंक्लूडेड है तो लोडिंग को बेटे आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। यस सर क्लियर। चलो फिर एक कदम और आगे, अब आगे का क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। कंसाइनर पेड ₹10,000 फ्रेट ₹10,000 एंड अरे यार एक तो पेंसिल जिस दिन चार्ज नहीं होती ना उस दिन तो बेटे मेरी क्लास की लंका लग जाती है। हाँ, कंसाइनर पेड फ्रेट ₹10,000 एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ₹1,500। दीज आर द, हाँ बेटे दीज आर द कंसाइनर एक्सपेंसेस। ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस के लिए एंट्री बताओ। बेटे मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, चाहो तो बेटे आप एंट्री बोल के ही बता सकते हैं। बताओ बेटे कंसाइनर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री बताएं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल ठीक। कंसाइनर के खर्चे कितने के सर? 10,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 11,500। कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹11,500। डन सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और आगे चलो। कहां से कहां तक प्रोसेस कर लिया सर? यहां से लेके यहां तक प्रोसेस हो गया।
ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 शू वर टोटली डैमेज्ड। ये क्या है बेटे आपके लिए? बोलो बेटे बोलो, ये क्या है? नॉर्मल लॉस। रास्ते में 10 पेयर ऑफ शूज कंप्लीटली डैमेज हो गए। क्या है ये सर? ये है हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस। और हमने अपनी आदत बना रखी है, एबनॉर्मल लॉस को कब प्रोसेस करेंगे? सबसे आखिरी में। छोड़ दो, भूल जाओ, मान लो ये इन्फॉर्मेशन अभी है ही नहीं। पहले पूरा क्वेश्चन, आखिरी में एबनॉर्मल लॉस का हिसाब किताब। Adidas company took the delivery of remaining shoes and paid 1530 for octroi duty। लो बेटे अगला एडजस्टमेंट भी आ गया। 1530 की ऑक्ट्राई ड्यूटी पेमेंट करी, एंट्री बताओ सर। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1530 एंड कंसाइनी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 1530। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। सर ऑक्ट्राई ड्यूटी क्या होता है? अगली इंफॉर्मेशन, Adidas company sent a bank draft to Nike Sports Company for rupees 50,000 and advance। बेटे एडिडास कंपनी यानी कंसाइनी ने 50,000 का एडवांस भिजवाया है कंसाइनर को। एंट्री बताओ सर। कंसाइनर को पैसे मिले तो कंसाइनर बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा और कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए। हम यहां पर फिलहाल बेटे बैंक अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम यहां पर फिलहाल बैंक अकाउंट नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो एडवांस मिला है उसे आप अपने कंसाइनी अकाउंट में जरूर क्रेडिट करेंगे। ओके सर, ये लो कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट भी करवा दिया इसको। और आगे चलो, अब क्या है? एंड लेटर ऑन सेंट एन अकाउंट सेल शोइंग दैट 80 शूज हैड बीन सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 2200 ईच। बाद में बेटे कंसाइनी ने एक अकाउंट सेल भिजवाया जिससे पता चलता है कि इन्होंने 80 शूज बेच दिए 2200 रुपीज में। तो बताओ बेटे 80 शूज अगर 2200 में बेचे जाएं तो टोटल सेल प्रोसीड कितनी होगी? 2200 इंटू 80 इज इक्वल टू, मैं ही करूं? लो बेटे मैं ही कर लेता हूं। 2200 इंटू 80 इज इक्वल टू 1,76,000। ये जो 1,76,000 है ये है बेटे आपकी इनकम। और अगर इनकम है तो एंट्री क्या होगी सर? इनकम है तो एंट्री होनी चाहिए दिस अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी, इसलिए कंसाइनी अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। कंसाइनी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1,76,000 एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 1,76,000। और आगे चलते हैं, अब क्या है? Expenses incurred by Adidas and company on go down rent was rupees 2,000। एंट्री बताओ बेटे क्या बननी है? सर ये भी एक्सपेंस है और अगर ये भी एक्सपेंस है तो इसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए। गो डाउन रेंट 2,000 एंड कंसाइनी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 2,000। क्या लिखा है बेटे प्रशांत? मैं समझा नहीं सर। कोहे को पैड के नीचे देख, अच्छा क्यों पैड को नीचे देख के पढ़ रहे हो? ऊपर ही देख के पढ़ लो आप। नहीं बेटे अंडरलाइन करनी पड़ती है ना, इसीलिए। हाँ अब ऐसे ऊपर तो देखूंगा लेकिन अंडरलाइन कैसे करूंगा, फिर दिक्कत होती है ना। अगला एडजस्टमेंट है एडिडास कंपनी इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन एफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस and 25% on any surplus of sale price over the invoice price। लो बेटे अब आपको कंसाइनी को दो टाइप के कमीशन देने हैं। लो बेटे इस बार कह रहे हैं कि आपको जो कंसाइनी को कमीशन पे करना है, कमीशन दो तरीके से पे करना है, दो अलग अलग कमीशन देने। पहले क्या देना है सर? ये कह रहे हैं पहले तो हम 5% का कमीशन देंगे ऑन इनवॉइस प्राइस। उसके बाद में अब ये कह रहे हैं 25% का कमीशन देंगे सरप्लस पे, 25% ऑन सरप्लस। तो बेटे जितनी आपने सेल करी होगी इनवॉइस प्राइस पे, इस पे जो कमीशन पे किया जाता है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। क्या कहते हैं इसको बेटे हम लोग? ऑर्डिनरी कमीशन। आपने इतने रुपए का सामान बेचा, इसके बदले में इतने रुपए का कमीशन हम आपको देंगे, कहानी खत्म। यानी सेल्स पे जो कमीशन दिया जाए वो क्या है आपके लिए? पहले तो ऑर्डिनरी कमीशन। अब बताओ बेटे कंसाइनर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था? व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स? 1,50,000 बेटे मैं पूछ रहा हूं आप सभी से। कंसाइनर ने जो सामान भेजा,
कंसाइनर ने जो सामान भेजा, कंसाइनर के लिए सामान की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 रुपीज, 1500 रुपीज, 1500 रुपीज पर यूनिट, बिल्कुल सही। इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 2000। 2000 रुपीज पर यूनिट। तो यानी बेटे कंसाइनी को तो गुड्स को 2000 रुपए में बेच देना चाहिए था, लेकिन फिर कंसाइनी क्यों 2000 रुपए का गुड्स 2200 रुपए में बेचेगा? बताओ ना बेटे। अगर कंसाइनी को कोई एडेड बेनिफिट ना मिले, अगर मान लो मैं कंसाइनी हूं, कंसाइनी मुझसे, कंसाइनर अगर मुझसे कहता है कि कम से कम 2000 में बेचना, मैंने कहा अगर ज्यादा बिका तो, कंसाइनर का कहना है कि अगर ज्यादा बिकता तो ज्यादा बेच देना। मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा? कंसाइनर कह रहा कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा भाड़ में जाओ, मैं भी नहीं बेचता, मैं तो यही बोलूंगा ना आखिरी में। तो यहां पर जब कभी एक्सेस प्राइस पे गुड्स को बेचा जाए, तब उस कंडीशन में कंसाइनी को एक एडिशनल कमीशन दिया जाता है, और एडिशनल कमीशन ऑफ सरप्लस प्राइस पे देते हैं। ऐसे कमीशन को कहा जाता है बेटे ओवर राइडिंग कमीशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब ये है कि जब कभी कंसाइनी गुड्स को इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर बेच दे, तब उस कंडीशन में जो भी कमीशन उसे दिया जाएगा वो होगा ओवर राइडिंग कमीशन। तो ओवर राइडिंग कमीशन कितने का है? 25% ऑन सरप्लस पे है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर सरप्लस का मतलब यहां पर क्या है? तो सीधी बात है, सरप्लस का मतलब यहां पर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। सरप्लस का मतलब क्या होगा यहां पर? जल्दी बताओ। डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। नहीं, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच का मतलब होता है लोडिंग। सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। नहीं, कॉस्ट प्राइस तो है ही नहीं। ये बेटे सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। समझ में आया बेटे? हाँ। तो यहां पर जब भी इसे ओवर राइडिंग कमीशन दिया जाएगा, ये सरप्लस पे दिया जाएगा, और सरप्लस का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच का डिफरेंस। बताओ बेटे, हमारे कंसाइनी ने गुड्स कितने में बेचा? 2200 रुपीज पर यूनिट, और इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी सर? 2000 रुपीज पर यूनिट। तो सरप्लस प्राइस कितना? हाँ बेटे, डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं एक मिनट सबको म्यूट कर देता हूं, ठीक है ना? हाँ, आगे चलते हैं। तो बेटे बताओ यहां पर सरप्लस प्राइस कितना? सर सरप्लस प्राइस पर यूनिट है 200 रुपीज पर यूनिट। तो बेटे इसे सरप्लस प्राइस पे अलग से कमीशन देना है, और इनवॉइस प्राइस पे जो सेल हुई है उस पे अलग से कमीशन देना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहां तक का? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर, डन। आओ कमीशन निकालें। इन्होंने कितनी यूनिट बेची सर? इन्होंने 80 यूनिट बेच दी। ओके सर, डन। इन्होंने सर 80 यूनिट बेच दी। कहां निकालूं? यही निकाल देता हूं, ठीक है ना? सबसे पहले निकालेंगे यहां पर क्या? सबसे पहले निकालेंगे यहां पर ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन किस पे निकलना चाहिए? ऑर्डिनरी कमीशन किस पे निकालूं? अगर आपका आंसर कॉस्ट प्राइस है तो सीपी लिखें, अगर आपका आंसर इनवॉइस प्राइस है तो आईपी लिखें, और अगर आपका आंसर सेलिंग प्राइस है तो एसपी लिखें। सर ऑर्डिनरी कमीशन आईपी पे निकलेगा, इनवॉइस प्राइस पे निकलेगा। इन्होंने कुल मिला के 80 शूज बेचे हैं। हर एक शूज की इनवॉइस प्राइस थी 2000 रुपीज पर शूज, और इसी का कितना परसेंट ऑर्डिनरी कमीशन है बेटा? सर 5% ऑर्डिनरी कमीशन है, इसी का 5% आ गया ऑर्डिनरी कमीशन। बोलो 80 इंटू 5000 इंटू 5%, अभी इतना तो बताओ, 8000 रुपए का आ गया सर ऑर्डिनरी कमीशन। इसके बाद क्या निकालना है सर? इसके बाद निकालना है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन निकलेगा एक्सेस प्राइस पे। इन्होंने 80 शूज बेचे थे, एक्सेस प्राइस कितना सर? 2200 माइनस 2000, ये है एक्सेस प्राइस, और इसका 25% ओवर राइडिंग कमीशन देना है। बोलो बेटे ओवर राइडिंग कमीशन कितना? सर ओवर राइडिंग कमीशन है 4000 रुपीज का। तो टोटल कमीशन कितना हो गया सर? टोटल कमीशन हो गया 12000 रुपीज का। डन, हाँ या ना? यस सर। बताओ बेटे कमीशन की एंट्री क्या होगी? सर कमीशन की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹12,000 एंड कंसाइनी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹12,000। और आगे चलते हैं सर। अब क्या चलोगे? अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब तो पीछे चलने का समय आ गया। आप कभी देखा सर बस और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। सर कभी पीछे मुड़ के भी देखो आप। मैंने कहा आओ पीछे चलते हैं अभी, ठीक है? हाँ सर पीछे चलो। पीछे चलने में क्या करना है सर? यहाँ पर भी हमने वही कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है,
वही हमने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। अब बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना शुरू करूं, हाँ या ना? बेटे कोई अपना बीच में दिमाग नहीं लगाएगा, जैसे मैं काम कर रहा हूं वैसे वैसे आप मेरे साथ में एक बार काम करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा आखिरी में। क्या आप सभी लोग तैयार हैं बेटे? आर यू रेडी? सर हम तो कब से रेडी हैं, आप ही रेडी नहीं हो पा रहे। मैंने कहा ठीक है, ये लो बेटे मैं भी रेडी हो गया। यहाँ पर भी मैंने क्या कैलकुलेट करना है सर, यहाँ पर भी हमने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस। सर 4-4 कॉलम क्यों बना दिया आपने? सब बताता हूँ बेटे। सर हमें भी 4 कॉलम बनाने हैं, हाँ बेटे तुम्हें भी 4 कॉलम बनाने हैं। सर जैसे आपने बनाए हैं वैसे ही बनाने हैं, हाँ बेटे जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको 4 कॉलम बनाने हैं। ओके सर बना लेंगे। सर लेकिन 4 कॉलम बनवा क्यों रहा है ये समझ में नहीं आया बेटे। इतना ही जल्दी समझ में आ जाता तो बात ही क्या थी, फिर तो कहानी खत्म हो जाती ना। फिर बेटे नवनीत अग्रवाल की ज़रूरत ही क्या थी। हाँ सर ये बात भी सही है। हाँ बेटे मेरे साथ साथ चले। सर आप ही के साथ साथ चलने का इंतज़ार है। तो मैंने कहा ठीक है। सर यहाँ पर आपने 2 कॉलम क्यों, यहाँ पर एक कॉलम में लिखो बेटे कॉस्ट प्राइस, पहले कॉलम में लिखे बेटे कॉस्ट प्राइस और बाद वाले कॉलम में लिखे इनवॉइस प्राइस। क्या बात कर रहे हो सर, यानी अब कंसाइनमेंट स्टॉक हमें कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस पे अलग अलग निकालना पड़ेगा? हाँ बेटे हाँ, अब आपको अपना कंसाइनमेंट स्टॉक कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस पे अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसका भी जवाब अभी देता हूँ 5 मिनट के अंदर। शुरू करें? यस सर फिर आप शुरू करो सर। अभी तो एक्साइटमेंट बढ़ गई है, क्योंकि इसके पहले सर ऐसा तो कंसाइनमेंट स्टॉक हमने कभी भी नहीं निकाला। वही तो एक कॉलम होगा आपके लिए कॉस्ट प्राइस और एक कॉलम होगा आपके लिए इनवॉइस प्राइस। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बताओ बेटे कितनी यूनिट हमने कंसाइनमेंट पे भिजवाई थी, जल्दी बताओ कितनी यूनिट हमने कंसाइनमेंट पे भिजवाई थी? सर हमने 100 यूनिट कंसाइनमेंट पे भिजवाई थी। इसकी कॉस्ट कितनी थी सर? इसकी कॉस्ट थी 1,50,000। अगर मुझे अपना कंसाइनमेंट स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे निकालना हो तब उस कंडीशन में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना सर? 100। लेकिन बेटे इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है सर? की इसकी इनवॉइस प्राइस है 2 लाख रुपीज। ओके हाँ या ना? यस सर बिल्कुल डन। आगे चलूं? यस सर आगे चलूं। अब ऐड कराओ कंसाइनर के एक्सपेंसेस। क्या कोई कंसाइनर एक्सपेंसेस थे ना सर? ये देखो 11,500 के कंसाइनर के एक्सपेंसेस है। मैंने कहा डन। लो बेटे अब इसमें ऐड कराओ 11,500 कंसाइनर एक्सपेंसेस, 11,500 कंसाइनर एक्सपेंसेस। डन? यस सर डन। अब क्या निकलेगा सर? इससे निकलेगा कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर ऐसे देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस बेसिस पर 100 यूनिट की कॉस्ट है 1,61,500। इनवॉइस प्राइस के बेसिस पर 100 यूनिट की कॉस्ट है 2,11,500। डन। यहीं पर हो गया बेटे तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस। तो यहीं से माइनस करवाओ अपना एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का हुआ था सर? ये कह रहा है रास्ते में 20 पेयर ऑफ शूज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। 10 पेयर ऑफ शूज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट का है। तो अगर मैं 10 यूनिट के एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालना चाहूं तो कितनी आएगी सर? बड़ा सिंपल है। 100 यूनिट की कॉस्ट है 1,61,500। तो 10 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी सर? 10 यूनिट की कॉस्ट होगी यहां पर 16,150। और अगर मैं अपने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे करना चाहूं तो सर वो भी बड़ा सिंपल है। मैंने कहा कैसे सर? ये देखो हमारे यहाँ पर 10 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, 100 यूनिट की इनवॉइस प्राइस है 2,11,500। तो 10 यूनिट की प्राइस कितनी होगी सर? 21,150 रुपीज। यस सर डन।
सर आप तो दोनों में कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ बेटे मैं दोनों में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सर क्या हमें एग्जाम में भी ऐसा ही करना है? एग्जाम में ऐसा करना है नहीं करना है इसके ऊपर डिस्कशन हमारा बाद में होगा। अभी आप खाली खाली मेरे साथ में लिखें और बेटे कॉन्सेप्ट को समझें। ओके सर समझ लिया। अब क्या करना है इसके बाद? सर अब हमारे पास में 90 पेयर ऑफ शूज बच गए। बताओ बेटे 90 पेयर ऑफ शूज की कॉस्ट कितनी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 90 पेयर ऑफ शूज? सर 1,61,500 माइनस 16,150 इज इक्वल टू 1,43,350। लिखो बेटे 1,43,350 लिख लिया सभी ने? 1,45,350 सॉरी। हाँ और इनवॉइस प्राइस पे बताओ बेटे कितनी वैल्यू आई? 1,90,350 1,90,350 और ये हो गई 90 यूनिट की कॉस्ट। अब इसी में ऐड कराओ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। क्या कंसाइनी के कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है? देखते हैं। हाँ सर ऑक्ट्राई ड्यूटी। ये ऑक्ट्राई ड्यूटी कंसाइनी के लिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। कितने की ऑक्ट्राई ड्यूटी थी? सर ये थी 1,530 की। 1530 लो बेटे ऐड कराओ। इससे पता चलेगा कि कंसाइनी के गोडाउन में जो 90 पेयर ऑफ शूज पहुंचे हैं इनकी कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस कितनी है? बोलो। 1,46,880 1,46,880 और यहां पर 1,91,880 ऐसे कुछ होना चाहिए। हाँ 1,91,880। लो बेटे अब इसमें से कितने शूज बेच दिए और बेटे अपने कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन कर लो। तो पहले तो बताओ बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक कितनी यूनिट का बचा होगा इनके पास में? सर कंसाइनर ने 100 यूनिट भिजवाई, 10 यूनिट बेटे रास्ते में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, बच गई 90 में से कंसाइनी ने 80 यूनिट बेच दिया तो कंसाइनमेंट स्टॉक कितनी यूनिट का बचा होगा? सर कंसाइनमेंट स्टॉक यहाँ पर सिर्फ 10 यूनिट का बचा है। 100 माइनस 10 माइनस 80 इज इक्वल टू 10 यूनिट। क्या कोई बता सकता है 10 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? सर उसमें क्या है ये लो 14688 14,688। इनवॉइस प्राइस कितनी होगी? नहीं मैंने गलत निकाल दिया। सॉरी। हाँ आप बताओ। सर 1,46,880 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 16,320। यस सर 16,320। इनवॉइस प्राइस पे अगर कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 1,91,880 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 21,320। अब बेटे ध्यान से सुने, लिखना बंद करें थोड़ी देर के लिए। और बेटे आखिरी कंसेप्ट है इस चैप्टर का और उसके बाद में बेटे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट खत्म। बताओ बेटे 16,320 और 21,320 के बीच का डिफरेंस कितना? बताओ बेटे अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहूं तो डिफरेंस कितना? सर डिफरेंस आ रहा है 5,000 रुपए का। ये बता बेटे 5,000 रुपए किस चीज का डिफरेंस है? वाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹5,000 इन द कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक प्रॉफिट? लोडिंग। या दैट्स द करेक्ट वर्ड। ये 5,000 रुपए का डिफरेंस किसका आ रहा है? ये 5,000 रुपए का डिफरेंस है आपके लोडिंग का। लोडिंग का कैसे सर? देखो अच्छे से, आपने अपने कंसाइनमेंट स्टॉक को कॉस्ट पे भी कैलकुलेट किया, आपने अपने कंसाइनमेंट स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे भी कैलकुलेट किया और कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? लोडिंग। एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं बेटा, नहीं एक जोत। एबनॉर्मल प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस से आगे जितना प्रॉफिट ऐड होता है ना, जितना एक्सेस प्रॉफिट आप ऐड करते हैं उसको कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। आगे चलूं? हाँ
तो ऐसी कंडीशन में ये जो 5000 का डिफरेंस है ये आपका लोडिंग का है। क्यों लोडिंग का है? क्योंकि आपने अपना कंसाइनमेंट स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे भी कैलकुलेट किया है और आपने अपना कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट किया है। एंड द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज नोन एज लोडिंग। तो इसके अंदर बेटे 5000 की लोडिंग भी है। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, कंसाइनमेंट स्टॉक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अब बेटे ध्यान से सुनो, कंसाइनमेंट स्टॉक, यहां पर बेटे आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको अपने कंसाइनमेंट स्टॉक को रिकॉर्ड भी करना है और इसके अंदर आपकी जो लोडिंग है उस लोडिंग को भी रिवर्स करना है। समझ में आया? सर कंसाइनमेंट स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या होगी? तो कंसाइनमेंट स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री बनती है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अरे सर ये तो पुरानी वाली एंट्री है। हाँ बेटे पुरानी वाली ही एंट्री है, 21,320 21,320। सर मतलब एंट्री वेंट्री सब सेम बनेगी? हाँ बेटे सेम बनेगी। तो सर क्या बदला? बेटे अमाउंट बदला। अच्छा सर लोडिंग को भी रिवर्स कराओ। लोडिंग को रिवर्स करने के लिए क्या एंट्री बननी चाहिए? सर लोडिंग को रिवर्स करने के लिए रिवर्सल एंट्री बना दो, बात खत्म। यहां पर सर हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया है तो लोडिंग को रिवर्स करने के लिए हम यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट को यहां पे क्रेडिट किया है तो यहां पर हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करवाएंगे 5000 रुपीज से। और सर हमने कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया था तो बेटे यहाँ पर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट मत करवा देना, यहाँ पर क्रेडिट करवाना स्टॉक रिजर्व। इसको क्या कहते हैं बेटे हम लोग? स्टॉक रिजर्व। बेटे यहाँ पर कंसाइनमेंट स्टॉक को क्रेडिट करने की बजाय यहाँ पर एक नया अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। नया अकाउंट का नाम क्या होगा? स्टॉक रिजर्व। और इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। समझ में आया बेटे? हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस प्राइस पर मेंटेन कर रहे हैं तब उस कंडीशन में आपको यहां पर कंसाइनमेंट स्टॉक को रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा और उसके अंदर जो लोडिंग होगी वो हमेशा आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। और हमेशा कंसाइनमेंट स्टॉक किस पर रिकॉर्ड होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट रिकॉर्ड होगा एट इनवॉइस प्राइस। ओके यस सर डन। तो आप बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करेंगे? सर 21,320 से कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा और इसके अंदर 5000 रुपीज की लोडिंग थी, उस लोडिंग को आप डेबिट करके दिखाएंगे रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? ये दोनों चीजें भी समझ में आ गई। सर दो टीचर से पढ़ा ये लेकिन समझ में आज आया। ओके थैंक यू बेटे वैभव। वैसे दो टीचर कौन कौन निपटा दिए तुमने अभी तक? कौन से दो टीचर को निपटा दिया बेटे अभी तक? अच्छा ओके ठीक है आगे चलते हैं। सर एबनॉर्मल लॉस के साथ में अभी भी हमारी एक कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा क्या? सर आपने तो एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट प्राइस पे भी वैल्यू कर लिया। अरे अब ये क्या हो गया मालिक? अब तुम्हें क्या हो गया? तुम तो चलो हाँ अब चलाइए। सर अब बेटे ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो। 1 मिनट लिखना बंद करें बेटे। 1 मिनट मैसेज वगैरह लिखना बंद करें। मेरी बात ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कह रहा हूं बेटे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सर आपने एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट किया और आपने अपने एबनॉर्मल लॉस को 21,250 इनवॉइस प्राइस पे भी निकाला। सर इसको क्या करें? क्या इसे भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा या इसे भी इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करके इसकी लोडिंग को रिवर्स करना पड़ेगा? तो मैंने कहा ना, जब भी एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होती है लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। सर ऐसा क्यों? अभी आप कह रहे थे इनवॉइस प्राइस, आप जब कंसाइनमेंट स्टॉक निकालोगे तो उसको इनवॉइस प्राइस पे निकालना और उसकी लोडिंग को रिवर्स करना, तो ये प्रिंसिपल एबनॉर्मल लॉस के साथ क्यों नहीं लगा रहे सर आप? अब बोलो ना एबनॉर्मल लॉस के लिए कि जब भी एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करोगे उसको इनवॉइस प्राइस पे निकालना और उसकी लोडिंग को रिवर्स करना। सर आप ना कभी कभी किसी चीज के लिए प्रिंसिपल अलग बता देते हो, किसी के लिए अलग बता देते हो। ये सर आपका ना सौतेला व्यवहार अच्छी बात नहीं है। ये क्या है सर? ये हमारा सगा लड़का है, ये हमारा सौतेला लड़का है। सगे लड़के को नए कपड़े पहनाएंगे, सौतेले लड़के को पुराने कपड़े पहनाएंगे, ऐसे थोड़े ना होता है सर। मैंने कहा रुको तो बेटे, डांटो मत, सुनो तो मेरी बात। हाँ सर सुनाओ, चलो अपनी बात बोल लो अब आप। मैंने कहा सुनो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। जिससे ही पढ़ा होगा
सभी ने कहा होगा कि बेटे जब कभी आप यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कभी नाम सुना है बेटे? ये कभी आपने नाम सुना है बेटे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यस सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि एक, अबे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अटमोस्ट गुड फेथ नहीं होता, वो वेरीफिडी होता है, वो नालायक। हाँ, कंपनसेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टू मेक द गुड ऑफ द लॉसेज। यस, हाँ, जिसमें सच सच बताना, अबे सच सच नहीं बताना पड़ेगा मालिक, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो बेटे यहां पर जब आप कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है कि अगर तुम्हें कभी कोई लॉस हुआ तो मैं तुम्हारे लॉस की कंपनसेशन दूंगा। इसको कहते हैं बेटे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो यहां पर जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं, जब भी आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो जितना आपका एक्चुअल लॉस होगा, सामने वाली पार्टी आपके एक्चुअल लॉस का ही कंपनसेशन देगी, उससे ज्यादा का तो नहीं देगी। और एक्चुअल लॉस हमेशा किसके बराबर होता है? उसकी कॉस्ट के बराबर होता है। इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एबनॉर्मल लॉस आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की तरफ लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके एबनॉर्मल लॉस आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आपको लेके जाते हैं। इसीलिए हमेशा बेटे अकाउंटिंग के अंदर एक प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू कर दी हम लोगों ने कि जब भी हम अपना एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को हमेशा कॉस्ट पे ही निकाला करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कंपनसेशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बेस बन जाते हैं। समझ में आया बेटे? हाँ, मतलब गारंटी दे रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। डन। इसीलिए याद रखें बेटे, जब भी आप एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होगा और एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे ही अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है ना? इसका कारण बेटे अकाउंट से निकल के नहीं आता, इसका लॉजिक या इसकी रीजनिंग आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से निकल के आती है। ओके सर, मतलब क्या खतरनाक हिसाब किताब है। मैंने कहा क्यों बेटे? सर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी आ गया, लॉ का कंसेप्ट भी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मैथमेटिक्स भी आ गया, मतलब एक चैप्टर इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? बेटे वही तो मजा है। हम कौन? हम अकाउंटेंट। जहां से बेटे अच्छी चीज मिली हमने उसे उठाई और अपने आंसर के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करके खत्म कर दिया। ठीक है ना? ओके सर, डन। यानी सर अगर अकाउंटेंट बनना है तो सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है, बेसिक नॉलेज सारे सब्जेक्ट की होनी जरूरी है, मैं तो खुद ये कहूंगा। ठीक है? ओके सर, डन। लो बेटे, आपने अपने एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करवा दिया। इसके बाद जैसा आप पैकअप करते हैं उसी तरीके से पैकअप करना है। इसमें बेटे और करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कहानी खत्म, खेला खत्म। सर कल के लिए आप जल्दी से होमवर्क दे दो, अब भूख लग रही है सर, बहुत देर से सर आपकी क्लास में बैठे हुए हैं, अब और सहन नहीं हो रही है क्लास। मैंने कहा ठीक है, तुम भी मुझे अब सहन नहीं हो रहे हो। क्या बात कर रहे हो सर, आज आपने हमें ऐसा बोल दिया? हाँ बेटे बोल दिया, अब तुम भी मुझे सहन नहीं हो रहे हो। तो लो बेटे अपना होमवर्क लो और निकल लो। ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा कल का होमवर्क। बाय बाय। स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो बेटे स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक मिनट में नंबर लिख दूं फिर लेना स्क्रीनशॉट। ये था बेटे हमारा सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है ना? हाँ, ये सॉल्यूशन नंबर 4 का हमने बेटे कंसाइनमेंट स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस निकाला था। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बाद में आपको अपने भाई बंधुओं को शेयर करना पड़ेगा। छन से जो टूटा कोई सपना। ऑक्ट्राई ड्यूटी मतलब, ऑक्ट्राई ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जब कभी एक शहर से दूसरे शहर के अंदर कोई सामान लेके आते हैं ना, तो जिस शहर के अंदर आप सामान लेके आ रहे हैं उस शहर की लोकल गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स लेती है, उसे कहा जाता है ऑक्ट्राई ड्यूटी। आधा बनेगा ना सोनू, आधा बनाने का, 4 लाइन बनेगी ना 4 लाइन बनाने का, उसमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 8 हार्ड है, हार्ड है तो तुमसे जितना बने उतना बनाने का, बाकी तो फिर मैं हूं ना यहां पर, फिर कोई दिक्कत थोड़े ना। सर वैसे क्वेश्चन में जिसमें लॉस बाद में होता है बेटे, अभी तक तो आए नहीं है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे आप? देखते हैं बेटे, पहले इसको तो खत्म करने दो कल। हाँ, ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट। ये था शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
लो बेटे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, फिर गई पेन। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है, बाद में लिख लेना अपने हिसाब से, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दैट इज द स्क्रीनशॉट दैट विल बी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे। सर इसमें बाकी थ्योरी भी पढ़नी है कि नहीं? इसमें बाकी थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा इस चैप्टर में से। ठीक है, बाय बाय।